हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, वेरी गुड। हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज है इसका लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा टॉपिक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, डिटेल से समझेंगे और साथ में हम यह भी जानेंगे कि लोग कहां पर गलती करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने में। और इसके साथ में हम यह भी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हां, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए, तो हम लोग अपनी पहली हेडिंग लगा लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज का जो लेक्चर है बेटा थ्योरेटिकल लेक्चर है ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं ये सारे, पिछला वाला भी थ्योरेटिकल था। एक विशेष बात यह है कि अगर आपने इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल ऑफ मेटल्स था, तो वो आप जरूर देख लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी बातें होंगी जो आज के इस वीडियो में हम यूज करेंगे और वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो अगर आप पहले उस वीडियो को देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप जब ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ें तो आप कॉपी पेन को साथ में रख करके पढ़ें। जो भी टीचर्स पढ़ा रहा है बोर्ड पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें साथ में, तब फायदा मिलेगा। केवल आए और ऐसे वीडियो देखा फिर मजा नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिए और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं डाउट। हम संडे की क्लास में उन डाउट्स को ही क्लियर कर देंगे। संडे का दिन केवल डाउट्स डे बना देंगे, केवल जो भी आपके संदेह हैं, जो भी समस्याएं हैं, केवल उनका ही समाधान कर देंगे हम। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें तब फायदा मिलेगा ऑनलाइन स्टडी का, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो खैर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो हम बात जरा कर लें कि पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बातें करी हुई हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लें। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी मेटल्स के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहां से आते हैं। तो हर एक एटम अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देता है। ये इलेक्ट्रॉन रुके नहीं होते हैं, लगातार मूव कर रहे होते हैं। लगातार मूवमेंट की वजह से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है और एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह से, एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह से वो कोई करंट पैदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेट करंट जीरो बन जाती है। तो ये कुछ मुख्य वजह थी। किसी भी मेटल के अंदर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 तो होते नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये संख्या लगभग 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब वॉल्यूम में होते हैं। मतलब कि 1 मीटर क्यूब आयतन में 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा हैं। अगर इसको आप फील करना चाहें, अगर आप इसको फील करना चाहें तो कैसे फील करेंगे आप इसको ऐसे मानो, आप इसको ऐसे मानो जैसे एक छोटा सा पासा है जो लूडो में खेलते हैं ना हम लोग। तो छोटे से पासा का जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, उसको सेंटीमीटर में बदल लें तो सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। और उस सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे आप, वो संख्या है ये। और वो कितने होंगे? तो इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का साइज चीनी के साइज का हो, शुगर के क्रिस्टल के साइज के बराबर हो, जो एवरेज चीनी हमें घर में यूज होती है, उस चीनी के बराबर हो, अगर जो सुबह चाय में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उस चीनी के साइज के बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि इतने चीनी के दानों को इकट्ठा करने के लिए आपको जो उनको इकट्ठा करना है ना चीनी को, वो बनाएगा एक पृथ्वी के साइज का गोला। जी हां, पृथ्वी के साइज का गोला बना दीजिए। चीनी को एकदम जोड़ के रखते रखते तो इस पृथ्वी के साइज के गोले के अंदर जितने चीनी के दाने आएंगे उतना ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इतने इलेक्ट्रॉन्स केवल मेटल्स के छोटे से वॉल्यूम में होते हैं, पासे के साइज के बराबर के वॉल्यूम में। तो सोचो पूरे मेटल में कितने होंगे, आपके घर में जो दरवाजा है उसमें कितने होंगे, जो भी और मटेरियल्स हैं हमारे मेटल्स के बने हुए, उनके अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं और इस रैंडम मोशन की वजह से जो हमको नेट वेलोसिटी मिलती है वो जीरो मिलती है। इसकी वजह से करंट भी कोई नहीं होती। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन बातों पर चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे समझेंगे, जो करंट जीरो थी पिछले लेक्चर में, आज वो करंट कैसे इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा, यही मेन मुद्दा है हमारा। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब तो हुआ क्या कि मान लेते हैं आपके पास में, देखो, अगर हम किसी मेटल के किनारे पे, मेटल के अक्रॉस में हम कोई क्या नहीं जोड़ते हैं, मेटल के सिरों के बीच में क्या नहीं जोड़ते हैं, मेटल का मतलब है हम लोग वायर की बात करें, क्योंकि यही तो हमें पढ़ना है। करंट किस में फ्लो कराएंगे, जनरली मेटल में ही कराएंगे कि ऐसा तार जाके सीधे घर के दरवाजे में जोड़ देंगे, करंट तो फ्लो उसमें भी हो जाएगी, लेकिन हमारे जो टर्म रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, तार के लिए रहेंगे, वायर के लिए रहेंगे। तो वायर शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम बार बार। मान लेते हैं कोई वायर है हमारे पास ये, और इस वायर के अंदर पे ढेरों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भयानक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, ठीक है। अगर हम इसमें क्या नहीं जोड़ते हैं, इसमें हम क्या नहीं जोड़ते हैं, बैटरी नहीं जोड़ते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, और सब के सब आयन से टकरा टकरा के अपनी डायरेक्शन को क्या करते जाएंगे, बार बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे, लिहाजा नेट वेलोसिटी जीरो। लेकिन अगर इसी तार के किनारों पर हम क्या जोड़ दें, बैटरी जोड़ दें, इसी तार के किनारे पर हम क्या जोड़ दें, बैटरी लगा लें, तो क्या होगा, अब समझिएगा, अब कहानी स्टार्ट होगी यहां से। तो ये सिरा प्लस, ये सिरा माइनस, एक सिरा बैटरी का प्लस और दूसरा सिरा माइनस। तो ये बात तो पता ही होगी कि बैटरी की जो बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और छोटी वाली नेगेटिव को, बड़ी वाली हायर पोटेंशियल को, छोटी वाली लोअर पोटेंशियल को शो करती है। तो ये वाली जो सिरा है ये प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ स्टैब्लिश हो जाएगी। तो तार के अंदर में पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई प्लस से माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब यहां पर कहानी स्टार्ट हो रही है कि खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 कहीं भी इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। और जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने तार के किनारे पर बैटरी लगाई है, जैसे ही हम लोगों ने तार के किनारे पर क्या लगाई है, बैटरी लगाई है, तुरंत ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और हमें पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज रख दें तो वो अपोजिट डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगता है। ये बात पता है हमको। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो जो मेन सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर कहीं होगा और नेगेटिव चार्ज यहां पर कहीं होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, यानी कि प्लस यहां है, माइनस यहां है। अब अगर इस परिस्थिति में हम कोई पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अंदर छोड़ दें तो इधर प्लस है भैया, इधर प्लस चार्ज रहेगा, इधर माइनस चार्ज रहेगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहां जा रही है, माइनस की तरफ। अब हमने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया तो कहां भागेगा, वो नेगेटिव के पास जाएगा, तो फोर्स इस तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज छोड़ दें तो नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो सामान्यतः हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये बात हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चैप्टर से पता है। तो यहां पर ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके सब नेगेटिव चार्ज हैं, सबके सब नेगेटिव होते हैं, पता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो सबके सब इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला, ये फोर्स E बराबर F/Q से आएगा। ये वाला बचपन में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, पहले चैप्टर में ही पढ़ा है। ये वाला फोर्स सब पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके सब इस तरफ भागना स्टार्ट करेंगे। ये बात सही है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, पहले ये हम समझे, जो कि गलत है। क्या सोचते हैं कि पहले ऐसा होगा कि जब बैटरी नहीं लगाया है तो पूरे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है।
ठीक है, यहां तक तो बात सही है, यही हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया भी था, ऐसा ही होता है। लेकिन अब अगर हमने यहां पर तार के किनारे पे बैटरी लगा दी है, तार के सिरों के बीच में बैटरी जोड़ दी है, तो बैटरी जोड़ने के बाद भैया पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे। हाँ ये भी ठीक है, भागेंगे, फोर्स तो लगेगा ही। तो तार में सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पक्की बात है क्या हुआ होगा कि जैसी बैटरी लगाते हैं अपन लोग, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन ना करके वो सबके सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करते हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में आ जाते हैं। तो अब तो उनका एवरेज जीरो नहीं होगा, क्योंकि रैंडम में जीरो इस वजह से हुआ है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल हो गया। कोई ऊपर गया तो कोई नीचे गया, कैंसिल हो गया। कोई लेफ्ट में गया तो कोई राइट में गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, बैटरी अप्लाई कर दी है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाएंगे और एक ही दिशा में चलेंगे तो कटेगा ही नहीं, सबके सब वेक्टर ऐड हो जाएंगे। तो इसी की वजह से क्या मिल जाती है, करंट। ठीक है, सोचा अच्छी बात है, लेकिन यह सिचुएशन पूरी तरीके से सही नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर कहां आएगी यह समझना है, यही इंपॉर्टेंट थीम है, यही आज की वीडियो की थीम है कि हम ये एक्सप्लेन करें सही से कि एक्चुअली में क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाएं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग जाएं, एक ही डायरेक्शन में चले लगे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो अपने आप थर्मल एनर्जी से मोशन कर रहे थे, थर्मल वेलोसिटी से चल रहे थे, वो वेलोसिटी कोई छोटी मोटी नहीं थी, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड थी। इतनी हाई वेलोसिटी है ये, मतलब हमने बताया था ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। जब हम बैटरी नहीं लगाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है, एक इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है। एक सेकंड के अंदर में वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है, इतना तेज चलता है। तो इतनी तेज इलेक्ट्रॉन चल रहा है और उसमें आप बैटरी लगा दें तो इस वेलोसिटी पे आप कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं। पहली बात तो ये समझ पा रहे हैं कि बैटरी लगा देने से इस वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, जब बैटरी लगी तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी लगेगा। अब फोर्स लगेगा ma, F बराबर ma, तो ma बराबर EQ हो जाएगा। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ गया और इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी और बढ़ेगी, यानी कि इतनी भयानक वेलोसिटी तो पहले ही थी। अब हमने बैटरी लगा करके इलेक्ट्रॉन को घसीटना शुरू कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, F बराबर ma, EQ तो था ही, तो A का मान ये इतना एक्सेलरेशन लगने लगा और इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और बढ़ेगी तो उसकी रफ्तार तो और बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन यही समस्या है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलते हुए एटम से लगातार टकरा रहा है। पिछली वाली कहानी में पता है कि इलेक्ट्रॉन चलता है, एटम से टकराता है, फिर डायरेक्शन बदल के चलता है, फिर टकराया, तो इस वजह से वहां पर जो बार बार डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन चेंज करता है। अब यहां पर वेलोसिटी पहले से ही इतनी भयानक है, वही नहीं बर्दाश्त हो पा रही, वही इतनी टक्कर हो रही है। अब अलग से एक्सेलरेशन आ गया है बैटरी लगाने के बाद में, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या करता है, और बढ़ाता है। जैसे ही ये वेलोसिटी और बढ़ने का प्रयास करती है तो टक्कर और बढ़ने के चांस हो जाएंगे। ऐसे समझ लें जैसे किसी मेले के अंदर पे कोई मेला लगा हुआ है और उसमें अगर आप जाते हो, सब नॉर्मल चल रहे हैं, सब लोग नॉर्मल चल रहे हैं, आप भी नॉर्मली घूमने गए हैं, आराम से टहलते टहलते मेले के अंदर चले गए, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, नॉर्मल आपके थोड़ा बहुत धक्का लगेगा, जो भी और लोग हैं भीड़ में, बहुत जबरदस्त भीड़, एकदम बिल्कुल ठसी हुई भीड़ है, उसमें आपकी थोड़ी बहुत टक्कर होगी। लेकिन अगर आप उसी भीड़ में बहुत तेजी से जाके घुसे या सारे के सारे लोग दौड़ना स्टार्ट कर दें तो उस परिस्थिति में टक्कर और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वही होता है यहां, जितने इलेक्ट्रॉन से सबकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि सब फोर्स तो सब पे लगेगा ना, तो सब पे फोर्स लगने की वजह से सबकी वेलोसिटी बहुत भयानक तरीके से बढ़ जाती है, जिससे टक्करें और बढ़ जाती है। तो यहां पर कहानी यह हुई कि 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड तो अभी भी है, वो कहीं नहीं गया। ये थर्मल वेलोसिटी है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहीं पर समझना था ध्यान से, थर्मल वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। थर्मल वेलोसिटी ये किसकी वजह से आई थी, ड्यू टू टेम्परेचर।
ये टेम्परेचर की वजह से मिली थी। और जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने से उसके पास में एक्सेलरेशन और आया है और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और इस वेलोसिटी के बढ़ने से अब क्या घटनाएं घटी हैं ये समझ लीजिए। होता क्या है कि जैसे ही ये वेलोसिटी बढ़ी इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चला, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे गया तो हमको लग यही तो रहा है ना, हमको लग क्या रहा है, यही लग रहा है कि जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, प्रति सेकंड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहां पर ढेर सारे पहले से ही आयंस मौजूद हैं। अब एक छुटका सा इलेक्ट्रॉन चला, इधर टकराया, और जैसे ही टकराया इसकी वेलोसिटी तुरंत कितनी हो गई, 0। जैसे ही वेलोसिटी टक्कर हो गई, रुक गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत उस पर क्या लगाती है, फोर्स। तो तुरंत उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू, फिर से बढ़ना शुरू, फिर से बढ़ना शुरू, बढ़ी 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 और फिर से टकरा गया। तो उसकी वेलोसिटी 0 से कुछ बढ़ ही पाई थी कि उसकी फिर से टक्कर हो गई। फिर से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर से उसका सफर तय हुआ भैया, फिर से वो चलना स्टार्ट किया, वेलोसिटी बढ़ी 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 धाम, फिर से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर से उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ी 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 बढ़ी, फिर कोई एटम होगा, फिर से धड़ाम, फिर से उसकी वेलोसिटी 0। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टक्कर के समय 0 हो गई। अब जैसे ही वो और आगे बढ़कर के वेलोसिटी गेन कर रहा है ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन, वैसे ही थोड़ी देर के बाद तुरंत टक्कर और हो गई। तो ये दो टक्करों के बीच में ही केवल अपनी वेलोसिटी को बढ़ा पा रहा है, और जैसे ही अगली टक्कर होती है उसकी वेलोसिटी घट के 0 हो जाती। पूरी की पूरी मेहनत में पानी फिर गया। फिर से वो आगे का सफर तय करता है तो फिर से अगली टक्कर हो जाती, फिर से वेलोसिटी 0। फिर से एक्सेलरेशन की वजह से आगे वेलोसिटी बढ़ा रहा है बढ़ा रहा बढ़ा रहा है, फिर से टक्कर हो गई, फिर से 0। तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाती, बहुत जरा सी वेलोसिटी रह जाती है, और धीमे धीमे मरते मरते वो एक सिरे से कहां पहुंच पाता है, दूसरे सिरे तक। तो ये वेलोसिटी कहीं नहीं गई है, ये वेलोसिटी अभी भी मौजूद है, उतनी ही रफ्तार से मौजूद है। 10 की पावर 5 से ही ये चल रहा है, ध्यान से सुनना, 10 की पावर 5 से टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है। लेकिन जब बैटरी लगी तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हुए ही इस तरफ आना चाह रहा है। एक साथ दो वेलोसिटी काम कर रही है, ये समझने का प्रयास करें। ये वेलोसिटी तो इनबिल्ट है, पहले से ही उसके पास नेचुरल वेलोसिटी है, टेम्परेचर की वजह से आई है। टेम्परेचर जब तक नॉर्मल रहेगा तब तक उसके पास वेलोसिटी रहेगी। टेम्परेचर बढ़ा लोगे तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटा लोगे तो वेलोसिटी और घट जाएगी। तो ये टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगी, तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ही आपका रूम का, जहां पर भी वायर रखा होगा, तो ये वेलोसिटी तो रहेगी ही। अब बैटरी लगा दिया, तो बैटरी लगा देने की वजह से इसके पास क्या आ गई, एक और एक्सेलरेशन आ गया, जिसकी वजह से वेलोसिटी और बढ़ेगी। हम बात कर रहे हैं बैटरी लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन आया उस वेलोसिटी की, तो वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टेढ़ा मेढ़ा भाग ही रहा था। अब इस तरफ फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू किया, तो जैसे इधर आने का प्रयास करेगा तो होगी टक्कर, वेलोसिटी 0, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टक्कर 0, फिर बढ़ेगा, फिर टक्कर 0। तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, 0 0 0, बढ़ती है फिर 0, बढ़ती है फिर 0। तो एवरेज निकालेंगे तो ये जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है, ये आती है 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड के आसपास, 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड के आसपास। ये वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम वीडी से लिखते हैं। अभी फिगर से हम और एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रही है। ये जो वेलोसिटी आई है ये 10 की पावर -4 है। कुछ बच्चे मतलब यहां पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इस चीज में इतना कंफ्यूजन है, पता नहीं क्यों। भैया 10 की पावर 5 वाली वेलोसिटी ही घट करके 10 की पावर -4 हो गई है? नहीं, ये वेलोसिटी अभी भी उसके पास है, रैंडम मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पहले भी और अभी भी। लेकिन इस रैंडम मोशन के साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन अब पॉजिटिव टर्मिनल के पास में खिसकने लगा है। कैसे हुआ है उसको फिगर से देखो, दूसरा वाला फिगर और क्लियर होगा। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा फाइनली। तो ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये यहां से इधर गया, टक्कर हुई, फिर इधर चला गया, टक्कर हुई, इधर चला गया, फिर टक्कर हुई, फिर इधर आ गया। मान लेते हैं ऐसा, ये कुछ मान लेते हैं ऐसे, कुछ ऐसे हुआ। ये इलेक्ट्रॉन था,
अब जैसे ही आपने यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहां पर नेगेटिव जोड़ा, बैटरी लगा लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है कितनी रफ्तार से? 10 की पावर 5। कितनी रफ्तार से? 10 की पावर 5। लेकिन अब यहां पर बैटरी लगा देने से ये इस तरफ जाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ बहुत बड़ी वेलोसिटी से नहीं जा पाता, क्योंकि टक्कर की वजह से बार बार इसकी वेलोसिटी जीरो होने लगती है। तो उसको एवरेज फॉर्म में जो वेलोसिटी मिल पाती है वो केवल 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड ही मिल पाती है। और ये कितनी कम है भी बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो यहां ये बात सही है, लेकिन ये अपनी थर्मल वेलोसिटी नहीं भूलेगा। मेरी इस बात को पकड़ो, गॉट माई पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन, ये को जो कंप्लीट लाइन बनी है ना, पूरी जो डॉटेड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है पहली स्थिति। डॉटेड वाली क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया है, थोड़ा सा इतना खिसक गया है, लेकिन अभी भी अपना रैंडम मोशन नहीं भूला। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है ये थर्मल वेलोसिटी है। और जो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, तो हर जगह शिफ्ट कर गया इलेक्ट्रॉन, हर जगह आगे की तरफ आया, ये जो खिसका है ये है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? खिसकना, हल्का सा खिसका। 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड खिसक पाया। 10 की घात -4 मीटर खिसक पाता है हर सेकंड में। ये समस्या है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान से एक बार देख लीजिए, कोई समस्या तो बताइए। तो हमारी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर। द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर आफ्टर अप्लाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर पे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी बैटरी जोड़ने के बाद जो मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलता है एक तरफ से दूसरी तरफ तक, जिसकी वजह से करंट मिलती है, इस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि 10 की पावर 5 वाले का क्या हुआ भैया? वो अभी भी है, हालात ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां है, अगर बैटरी नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हर जगह जाता है और अपनी जगह पे वापस आता है, यही चलता रहता है, इस तरीके से घूमता है। नेट वेलोसिटी 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन जब आप बैटरी लगा लेते हैं तो ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रैंडम मोशन करता रहेगा, और रैंडम मोशन करते करते क्या करेगा? देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रैंडम मोशन, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आगे की तरफ भी आ रहा है। तो रैंडम मोशन कितनी रफ्तार से कर रहा है? 10 की पावर 5, वो थर्मल वेलोसिटी है। लेकिन जो आगे की तरफ रैंडम करते करते जो आगे की तरफ खिसकता जा रहा है, ये ड्रिफ्ट है, यही ड्रिफ्ट है। और आगे बढ़ने की जो रफ्तार है ये 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये अलग अलग होती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं, मतलब अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होती है। रीजन ऐसा है ना कि अब मान लो कोई मेटल्स ज्यादा डेंस है, ज्यादा आइटम पास हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आने में समस्या होगी, तो वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। कोई मटेरियल कम डेंस है, कोई मेटल हमारी कम डेंस है, तो रास्ता साफ है, तो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। तो एवरेज वैल्यू बताई गई आपको ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ रही है? डिफरेंस क्या है थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट में? लोग गलती ये समझते हैं, ये समझ लेते हैं गलती से कि जब बैटरी नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चलता है, और जब बैटरी लगा देते हैं तो 10 की पावर -4 से। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बैटरी नहीं लगाते हैं तो 10 की पावर 5 से चलता है। जब बैटरी लगा देते हैं तो भी 10 की पावर 5 वाला मोशन तो चलेगा ही, अब उसके ऊपर सुपरपोज्ड हो जाएगा एक ये और मोशन 10 की पावर -4। ये एक्सीलरेशन देखो। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हालांकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, फोर्स के लगने से एक्सीलरेशन आया, और एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी को बढ़ाता है। बट ये ऐसा एग्जांपल है आपके सामने जहां एक्सीलरेशन होने के बावजूद मोशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये एवरेज रूप से है। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो आपको वेलोसिटी बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक्सीलरेशन तो ही है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई, वेलोसिटी 0, फिर धीरे धीरे बढ़ी फिर टक्कर हुई, वेलोसिटी 0, फिर 0 से बढ़ी फिर टक्कर हुई, फिर 0, फिर बढ़ी फिर 0। तो यहां पर बार बार इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो 0 से
किसी वैल्यू तक पहुंची, फिर जीरो से किसी वैल्यू तक पहुंची, फिर जीरो से किसी वैल्यू तक पहुंची, तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है वो इतनी है। हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड इसके आसपास है। इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझ आ रही है बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि जब बैटरी नहीं जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जीरो, लेकिन इलेक्ट्रॉन चलते हैं थर्मल वेलोसिटी से, उनका एवरेज जीरो आता है। बैटरी लगाने के बाद में थर्मल वेलोसिटी का क्या होता है भैया, वो एज इट इज रहेगी। वो तो टेम्परेचर की वजह से है, वो तो नेचर है हमारा, नेचर में टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से मिली थी, तो वो तो कहीं जाएगी नहीं। बैटरी जब लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर एक तरफ फोर्स लगना स्टार्ट कर देता है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन भागेगा, उस डायरेक्शन पे भागेगा, कुछ ना कुछ तो मोशन आएगा। तो उसी मोशन की चर्चा करते हैं, तो उसी मोशन को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट इसलिए क्योंकि बहुत तेज नहीं चलता, खिसक रहा है, खिसक रहा है। देखो भैया कितना खिसक रहा है, इसको समझ लो कितना है। 10 की पावर -4 है बेटा। 10 की पावर -4 को अपन लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। अब आप जानते हैं कि 10 की पावर -3 मीटर को बोलते हैं 1 मिलीमीटर। तो Vd बराबर आ गया 0.1, इसको लिख सकते हैं 0.1 और इसको लिख सकते हैं मिलीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड दूरी तय कर रहा है। सोचो, अब आप घर में बैठे कैलकुलेशन करना, हम फैक्ट बता रहे हैं। तो आप एक बात बताओ जरा, जब बैटरी लगा लेते हैं, सोर्स लगा लेते हैं, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिलती है केवल 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप ये बात जानते हैं कि हम जब घर का स्विच ऑन करते हैं तो घर का स्विच ऑन करते ही तुरंत बल्ब जल जाता है, तुरंत ही फैन ऑन हो जाता है, तुरंत ही फ्रिज ऑन हो जाती है, तुरंत ही टीवी ऑन हो जाती है। ये ऐसा तब हो रहा होगा ना जब इलेक्ट्रॉन चल के यहां से वहां गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के चलने की रफ्तार कितनी है? इलेक्ट्रॉन के चलने की रफ्तार महज 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड है। मिलीमीटर आप जानना चाहते हैं तो स्केल में झांकिए, स्केल में जो सबसे छोटी छोटी 5 लाइनें बनी होंगी वो 1 मिलीमीटर है, उसका भी 10वां हिस्सा है ये। यानी कि इलेक्ट्रॉन खिसकता है जरा सा 1 सेकंड में। और हम एवरेज फॉर्म में बताएं तो अगर 1 मीटर का तार ले लें आप, 1 मीटर लंबा तार, जानते हैं कितना होता है 1 मीटर कितना है? 1 मीटर का लंबा तार ले लें, उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में इस वेलोसिटी से अगर चलेगा तो टाइम लगेगा उसको कितना? लगभग 2.5 घंटे। आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 1 मीटर, चाल इतनी है, हल कर लीजिए इसको, आंसर आएगा आपके पास में 2.5 घंटे। सोचो, मतलब 2.5 घंटे से ज्यादा जाएगा, 2.7 घंटे के आसपास कुछ मिलेगा। तो हम एवरेज बता रहे हैं 2.5 घंटा। तो सोचिए आपके घर में तो हालांकि तार बहुत लंबा होगा, 1 मीटर से लंबा ही होगा। आपके घर में जो बल्ब होगा और जो स्विच होगा उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर से जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी। तो तुरंत कैसे जाता है, तुरंत कैसे ऑन हो जाता है वो? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यह है कि जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चला, तो पूरे तार के अंदर पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो जैसे ही फोर्स लगा तो एक इलेक्ट्रॉन खिसका जरा सा, ये 0.1 mm की दूरी पे खिसका 1 सेकंड में। तो ये खिसका तो जितने इलेक्ट्रॉन है सबके सब खिसके, एक खिसका, दूसरा खिसका, तीसरा खिसका, चौथा खिसका, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, सबके सब खिसक रहे हैं। तो सबके सब खिसकते हैं तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन जरा सा एक खिसका तो सब खिसक खिसक के सबने सर्किट कंप्लीट कर लिया। ये नहीं होता कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन फटाक से कहां पहुंच गया, यहां, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे तार में लाइट की स्पीड से बन जाती है, फोर्स सब पे एक साथ ही लगना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खिसकता जरा सा है। तो एक खिसका तो सारे इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम खिसकते और इसी चीज से सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो हो जाती है हमारे लिए। इलेक्ट्रॉन खिसका, करंट पीछे, इलेक्ट्रॉन खिसका, करंट पीछे, इलेक्ट्रॉन खिसका, करंट पीछे, इलेक्ट्रॉन खिसका, करंट पीछे, सबकी सब करंट अपोजिट डायरेक्शन पे ही है, सबके सब करंट ऐड हो गई तो करंट पूरी कंप्लीट हो गई हमारी सर्किट की। समझ पा रहे हैं? तो ये नहीं होता है कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो अभी बैटरी लगी थी तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला और वो चक्कर काट के फटाक से पहुंच गया। औकात ही नहीं उसकी, क्योंकि उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी बन रही है? केवल 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी इतनी है। हाँ, एवरेज ऊपर खापड़ वेलोसिटी जो उसकी थर्मल वेलोसिटी है, ये वाली रैंडम वाली, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फायदा क्या है? उस कहीं जाता तो है नहीं, अपनी जगह पर एक टेढ़ा मेढ़ा भागा करता है, वो इधर उधर कर रहा है, तो वो 10 की पावर 5 बेकार है हमारे लिए। मुद्दा है ये वेलोसिटी, क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? आगे की तरफ। तो आगे की तरफ चलता जाएगा तभी तो करंट मिलेगी, जब चार्ज चलेगा तभी करंट मिलेगी। तो ये वेलोसिटी बड़ी कम है,
इतनी कम है कि आप देख रहे हैं 1 मीटर के तार में चलने के लिए उसको 2.5 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए? 2.5 घंटे। इतने ज्यादा टाइम लग रहा है और उसके बावजूद हम स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाते हैं। उसके पीछे की वजह, पूरे तार के अंदर खरबों इलेक्ट्रॉन है। अभी बताया था कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जरा सा खिसकता है, बिल्कुल जरा सा खिसकता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उतना ही खिसकते हैं और सर्किट हमारा कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन खिसका, करंट पीछे, 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 तो सबकी करंट सेम डायरेक्शन में बन जाती है, पीछे 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 ऐड हो जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है हमारा। समझ आ रही बातें? तो ये सारी बातें थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोग परिभाषा लिख लें, हमारे लिए सही रहेगा। तो लिखते हैं भैया, क्या होगी डेफिनेशन? द एवरेज वेलोसिटी gained by the electrons of a conductor या of a wire, जो भी लिख लें आप, of a conductor after applying external electric field is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, खिसक के चलता है बेचारा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीडी से। डी मतलब ड्रिफ्ट, वी मतलब वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आ रही बातें भाई? The average velocity gained by the electrons of a conductor after applying external electric field is called drift velocity। समझ आ गई होगी जहां तक मेरे नज़र में जो हमें लग रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ओके, आगे बढ़ा जाए जरा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? कहाँ गया मार्कर? तो हम हेडिंग लगाते हैं फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या? वीडी का। तो देखें, मान लीजिए एक एटम ये रखा हुआ है, एक एटम ये है, ये आयन बोल दें, पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इससे। अब इलेक्ट्रॉन कहीं था तो यहां से चल के इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के कहां जाएगा? यहां तक। यहां से चल के इलेक्ट्रॉन कहां तक जाएगा? यहां तक। और इसके बीच में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, टक्कर के बाद फिर से जीरो हो जाएगी। और यहां से यहां तक की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीडी। यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी। अब हम लोग रैंडम मोशन को छोड़ रहे हैं यहां से। रैंडम मोशन हमारे किसी काम का नहीं भाई, बेकार है वो। बैटरी लगाने से पहले भी वो एवरेज जीरो ही था, बैटरी लगाने के बाद में भी एवरेज जीरो ही है। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ उससे ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जरा सा भी खिसका इधर ना, जरा सा खिसक रहा है, तो यही हमारे लिए पर्याप्त है। और इसी से आज की डेट में हम काम कर रहे हैं। हमने वेलोसिटी ना बढ़ा, ये तो नेचुरल है ना, तो वेलोसिटी हम बढ़ा भी नहीं सकते इसकी। इलेक्ट्रॉन के लिए ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो जितनी वेलोसिटी है उसी से काम करना है, उसी से काम चल रहा है। सारे दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट जो बने हुए, जो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार है, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है सबके सब। तो उसी से काम चलता है हमारा। तो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात करते हैं जो एक तरफ भाग रही है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहां है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहे हैं। इधर इलेक्ट्रॉन है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा, और बीच में जो टाइम लगेगा इसको बोलते हैं हम लोग बेटा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं, श्रांति काल। दो टक्करों के बीच का जो टाइम है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर हम लोग एक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं
v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो, अभी हम एक काम करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं मानते, इसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, v1। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहां से यहां तक पहुंचने में वो कितनी मिली, इसकी वेलोसिटी यहां पर हम चलो मान लेते हैं u1 और यहां पर मान लेते हैं v1। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बना के निकालेंगे, हम नहीं मान रहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, पहले इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, पहला इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 लगा दिया। तो इस इक्वेशन में अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, v1 बराबर u1 प्लस a टाइम लगा यहां से टाउ, तो टाउ 1। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा क्या आएगा, तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर लिखना पड़ेगा v2 बराबर u2 प्लस a टाउ 2। एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे ना। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, थर्ड के लिए v3 बराबर u3 प्लस a टाउ 3, और इस तरह से चलता रहेगा। अब आप बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी की जो फाइनल वेलोसिटी है v1, v2, v3, बैटरी लगाने के बाद जो वेलोसिटी उनकी हो गई है उनका एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ना, v1, v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, मान लो n तक है vn अपॉन में n, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बैटरी लगाने से पहले उनकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, एवरेज u1 प्लस u2 प्लस u3, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, एवरेज निकाला तो वो 0 आया। लेकिन बैटरी लगाने के बाद उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, u थे u से v बन गई, तो अब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n कर दोगे अगर, तो हमको अब बैटरी लगाने के बाद एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और बैटरी लगाने के बाद एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबकी वैल्यू रख दो जरा, तो सबकी वैल्यू रखोगे तो v1 की जगह पर क्या आएगा, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस v2 की जगह पे आएगा u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। बहुत बड़ा हो जाएगा तो छोटा कर देते हैं ऐसे। अब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, u1, u2, u3 बहुत सारे होंगे ना, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन अपॉन में n, अलग डिवाइड कर दिया, प्लस a टाउ 1 a टाउ 2, तो a कॉमन हो जाएगा, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन अपॉन में n। ऐसे लिख सकते हैं समझे भाई, u1, u2, u3 बहुत सारे होंगे तो सब एक साथ कर लिए, सब जोड़ में तो यहीं आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबको हमने u1, u2, u3 को एक साथ लिख दिया, n का डिवाइड कर दिया। फिर a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 बहुत सारे हैं तो सबसे a कॉमन ले लिया, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अपॉन में n आ जाएगा। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है बैटरी लगाने से पहले एवरेज वेलोसिटी, ये 0 है। ये पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 करोगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी मिलेगी, अपॉन में n कर लोगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 0। पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं जाकर के। और ये क्या लिखा हुआ है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, तीसरे का रिलैक्सेशन टाइम प्लस डॉट डॉट सो ऑन अपॉन n। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है, तो इसको मान लेते हैं टाउ, तो हो गया a टाउ। तो vd बराबर 0 तो खत्म हो गया, a बचा। a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, f बराबर लिख सकते हैं e इंटू ई। f बराबर eq होता है, तो q की जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो f की जगह पर e इंटू ई आ जाएगा, f की जगह पर ma आ जाएगा, e इंटू ई, तो a की जगह पर आ जाएगा e स्मॉल e बटे m। तो एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा e स्मॉल e बटे m इंटू टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑल्सो नोन एज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों का ये रिलेशन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e को बाहर लिख दें, यानी कि vd किस पे डिपेंड करती है, vd प्रोपोर्शनल e। ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन भी है। ये वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर होती है, तो vd वेक्टर बराबर e टाउ अपॉन में m इंटू ई वेक्टर। वेक्टर लगा लिया, लेकिन आपको यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा।
रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहां बनेगी? माइनस की तरफ। और इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है तो वेलोसिटी जो होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगी। तो अपोजिट वेक्टर्स होने की वजह से साइन कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये बखूबी आप जानते हैं वेक्टर्स में, दो वेक्टर अगर अपोजिट है और बराबर करना है तो उसकी डायरेक्शन पलटना पड़ेगा, अर्थात माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि आपसे अगर एग्जाम में केवल फॉर्मूला पूछ ले तो आप ये लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपसे फॉर्मूले में क्या पूछ ले? वेक्टर फॉर्म पूछ ले, तो वेक्टर फॉर्म में आपने माइनस नहीं लगाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिएगा माइनस साइन यहां जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट ही तो चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट ही तो चलेगा, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चलेगा, इसलिए माइनस साइन आया। अगर ये इलेक्ट्रॉन की जगह पर प्रोटॉन होता, मान लो होता, तो फिर साइन प्लस होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलता है, तो वो प्लस आ जाता। तो देख लीजिए भैया, ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो क्या ही हम कहें, रिलेशन तो आप सोच ही लें कि रिलेशन तो होगा ही, पक्की बात है। बैटरी नहीं लगाते हैं तो नेट करंट जीरो मिलती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो है। बैटरी लगा देते हैं तो लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रहा है, और जब हल्का हल्का चला तो उसी से करंट मिल गई हमको, तो यानी कि चलने से तो करंट मिल रही है इलेक्ट्रॉन के। तो ड्रिफ्ट जब करता ही नहीं है, जैसे बैटरी नहीं लगाते हैं तो ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है तो करंट नहीं मिलती है, ड्रिफ्ट करता है तो करंट मिलती है, तो डिपेंड तो कर ही रही है। किस तरह से कर रही है इसको कैलकुलेट कर लें। देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। मान लेते हैं कि ये वायर है और इस वायर की जो लेंथ है वो मान ली हमने L, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मान लिया हमने A है। इधर वाला भी इधर वाला भी, जो वायर है पूरा उसका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया पाई आर स्क्वायर, ये A है, ये भी A है। और एक बात मान ली कि इस तार के पर यूनिट वॉल्यूम में, इस वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ही, इस पूरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमने मान लिया कितनी है? स्मॉल n। ये क्या चीज है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं मेटल के अंदर, तो बताया था 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। यही है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट लगा करके वैल्यू निकाल ली जाती है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जिसमें n की वैल्यू गिवन होती है, दी होती है, बट कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें n की वैल्यू नहीं दी जाती है। अगर किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू नहीं दी गई है और कोई एटॉमिक नंबर वगैरह भी, एटॉमिक वेट वगैरह भी नहीं दिया गया है, तो उस परिस्थिति में आप n की वैल्यू 10 की पावर 28 ही मान लेंगे अपने आप। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में एटॉमिक वेट दे दिया है, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, वो गैड्रोज नंबर दिया है क्वेश्चन में, तो फिर आपको स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि n के साथ में क्या सीन है। अगर क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों में से किसी नाम से दे दिया है तो स्मॉल n का मान होगा, उसकी जरूरत पड़ती है भी। आप देखेंगे कैसे जरूरत पड़ेगी।
अगर किसी न्यूमेरिकल में नहीं दिया है n का मान, लेकिन वहां पर हमको एवोगैड्रोस नंबर के से रिलेटेड या मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई बातचीत है क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट दिया है, तो उस क्वेश्चन में n की वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो हम न्यूमेरिकल बताएंगे भी, बाद में देख लीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, n की वैल्यू दी भी नहीं है और एटॉमिक वेट वगैरह कुछ नहीं दिया है, एवोगैड्रोस नंबर नहीं दिए हैं, तो n की वैल्यू आपको 10 की पावर 28 वाली जो एवरेज वैल्यू है वही लिख लेनी है। जैसे थर्मल वेलोसिटी होती है एवरेज 10 की पावर 5, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज होती है 10 की पावर -4, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एवरेज वैल्यू भी 10 की पावर 28 के आसपास होती है, तो आप वो मान सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल में दे देता है, ऐसा केस नहीं मिलता है कि n की वैल्यू ना तो दे और ना कोई हिंट दे, ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो यहां पर हमें पता है कि इसके जरा से वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्मॉल n है, ये हमने मान लिया है। अब हम यहां पर जोड़ देते हैं बैटरी, और बैटरी का वोल्टेज कुछ भी हो, अभी उनको वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, बैटरी लगा दी हमने, और ये सिरा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां जा रहे होंगे बेटा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ ही भागेंगे, ये तो क्लियर है। और किस स्पीड से भागेंगे, तो आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये कांस्टेंट कर दिया है एवरेज लेकर के, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये भाग रहे हैं सबके सब इलेक्ट्रॉन में, ये वीडी रफ्तार से। तो यहां पर करंट कितनी आएगी, सबसे पहला सवाल हमारा, करंट कितनी आएगी, तो आंसर I बराबर Q/T। पहले लेक्चर में पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। तो I बराबर Q/T, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, टाइम कितना लगा, ठीक, I बराबर Q/T। Q बराबर क्या लिखते हैं, NE अपॉन T। बेटा यहां पर कभी गलती से ये मत लिख लेना NE/T, क्योंकि यहां पर गड़बड़ है। Q बराबर Ne में जो N आता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर हमने स्मॉल n को इस्तेमाल कर लिया है यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसलिए n को इस्तेमाल नहीं कर सकते स्मॉल n को, कैपिटल n को करेंगे। कैपिटल n का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन, पूरे के पूरे वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, स्मॉल n। समझ पा रहे हैं, पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, बिल्कुल स्मॉल n, ये डिफरेंस है। ओके, n कितना है भैया बताओ, अब बताओ n कितना है, कैसे निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना है इसका, पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना होगा, देखो ये एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, पता है सिलेंडर के लिए वॉल्यूम, आयतन, तो πr², तो ये हो गया इसका एरिया, πr², तो a, h मतलब हाइट, हाइट मतलब यहां पर लेंथ लिख सकते हैं, तो लेंथ l है, तो al कह सकते हैं। तो al वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, al वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो कैपिटल N है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने आ जाएंगे, यूनिट वॉल्यूम में आएंगे N बाई al, लिखा जा सकता है। अरे यार इसको ऐसे समझो ना, पूरा का पूरा वॉल्यूम इसका मान लो V है, कितना है, V है, तो पूरे V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, N/V लिख सकते हैं, और यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसी को हम स्मॉल n बोलते हैं, तो इसी को n लिख सकते हैं। और सही तो है, क्या दिक्कत है यार, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं n की जगह पर n/V लिख सकते हैं, स्मॉल n/V इंटू E/T, n, V की जगह पर वही al, आयतन है ना al, अरे यार V को क्या लिखोगे, al तो ये लिखोगे, बताया अभी, al इंटू E, टाइम क्या है, टाइम यहां से आता इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय, और फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस L और स्पीड कितनी है Vd, लिखा जा सकता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L से L कैंसिल और Vd कहां पहुंच गया, ऊपर, तो I बराबर कितना मिलेगा, N E A, और ये Vd ऊपर पहुंच गया Vd, दिस इज, ये रिलेशन है। कैसे निकाला है फिर से देख लें, हमने निकाला I बराबर Q/T, करंट बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज बटे टाइम, तो चार्ज कितना होगा, Q बराबर N लिख सकते हैं,
एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं? यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इनटू ई टाइम लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वॉल्यूम की जगह पर एल, एल से एल कैंसिल, वीडी ऊपर पहुंच गया, आई का फॉर्मूला मिल गया, आई बराबर एन ई ए इंटू वीडी। अब इसमें अगर हम करंट डेंसिटी को भी इंक्लूड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आई ए को बटे में भेज दो, बटे ए एन ई वी डी, और आई अपॉन ए को हम लोग जे बोलते हैं, तो जे बराबर एन ई इंटू वी डी। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आया वो देख लिया जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये हमारा रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, और ये रिलेशन है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे किया गया है इसको। ओके